हेलो नमस्ते। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो ये जो आप देख रहे हो 1935, ये डेट है, ये दिखाता है ये जो एक्ट है कब आया है, 1935 में। और ये जो एक्ट है किसके लिए आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। देखो एक्ट का जो नाम होता है ना, कोई भी एक्ट का नाम, उस नाम में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे यहां पे देखो मुझे क्या मिला है, ये जो एक्ट है ना किसके लिए आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है भाई, इसको हम लोग देख लेते हैं। 1935 में आप पहले देखो इंडिया कैसा था। ये जो मैप देख रहे हो ना आप, ये 1935 में इंडिया कुछ ऐसा दिखता था। और इसमें जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये सारा ब्रिटिश टेरिटरी था। और आप जो ये डार्क कलर में देख रहे हो, ये सब प्रिंसली स्टेट था, जिसको हम लोग नेटिव स्टेट्स भी बोलते थे। यहाँ पे बहुत बार मैं स्टेट यूज करूंगा और कभी कभी मैं प्रिंसली स्टेट भी यूज कर दूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। और ये जहां मेरा पेन चल रहा है ना, ये सारा ब्रिटिश का टेरिटरी है। ठीक है। अब ये पूरा एरिया को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट जो होता था उसको हम लोग बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के लिए। और यहां पे देखो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, पॉलिटिकल डिवीजन आप समझो, सबसे पहले तो ये हो गया पूरा इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद आपको इसमें बहुत सारा प्रोविंस मिलेगा, बहुत सारा प्रोविंस। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, सिंध, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस देख रहे हो आप, अवध, बंगाल, उड़ीसा, बिहार देख रहे हो आप, बर्मा, असम। ये सारा प्रोविंस है इंडिया। एक तो हो गया पहले, सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया, फिर हो गया प्रोविंसेस। तो इंडिया को पूरा पूरा ब्रिटिश इंडिया को गवर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट होता था उसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते थे उसको हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट होता था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते थे, आप उसको ध्यान रखिएगा। और प्रोविंस में जो गवर्नमेंट होगा, जैसे मान लो ये मद्रास है, मद्रास प्रोविंस को गवर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके अलावा ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो, ये सारा क्या है, प्रिंसली स्टेट है। ये सारा क्या है, ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो, हैदराबाद, राजपूताना, ये सब क्या प्रिंसली स्टेट है। उसका खैर बात नहीं करेंगे हम लोग। इसके अलावा ना ब्रिटिश के पास कुछ टेरिटरी और था, जैसे देखो यहाँ बलूचिस्तान वाला एरिया हो गया। उसके बाद आप देखोगे दिल्ली, है ना, दिल्ली हो गया। यहाँ पे कर्नाटका के पास कुर्ग हो गया, अंडमान निकोबार, ये जो देख रहे हो आप, ये सभी कुछ एरिया था। ये प्रोविंस नहीं था, इतना बड़ा नहीं था कि इसको प्रोविंस बना सके। अभी के टर्म में समझ लो आप, हम लोग बोलते हैं ना यूनियन टेरिटरी टाइप, उस टाइम ऐसा था। ये छोटा प्रोविंसेस था जो कि ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो आप 1935 में इंडिया कैसा था आपने ये देख लिया। सबसे पहले एक पूरा प्रोविंस था जिसको हम लोग पूरा पहले सबसे पहले देख लेगा, बहुत बड़ा ब्रिटिश इंडिया था। उसके बाद इंडिया में बहुत सारा प्रोविंसेस था और कुछ स्टेट्स था और प्रिंसली स्टेट था। पॉलिटिकल डिवीजन खत्म हो गया इंडिया का 1935 का। अब देखो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल करने के लिए कौन होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि लंदन में होता था, और उसका 12 लोगों का मेंबर काउंसिल होता था। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके बाद आपने पढ़ा था पूरे यहां पे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर, या फिर उसको बोलते थे गवर्नर जनरल, और वाइसराय, जो कि दिल्ली में उसका ऑफिस होता था, ये आपको पता है, और उसका काउंसिल भी होता था। आपने पढ़ा था ना 1919 एक्ट में, ये सब हम लोग सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि ये एक्ट अच्छे से समझ में आए आपको। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जब पीडीएफ बना रहा था तो मुझे लग रहा था लंबा हो जाएगा। लेकिन आप यदि लास्ट तक देख लिए तो एक भी डाउट नहीं बचने वाला है, ये मेरे गारंटी है आपसे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, चाहे आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरी आपको गारंटी है, लिख के रख लो। थोड़ा वीडियो लंबा होगा। देखो आप जब हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो ना, जैसे मान लो कोई कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हो आप, नॉर्मल एमसीक्यू तो फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा। लेकिन जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा, जब आप पीछे जाओगे। कोई एक्ट जो बनता है, ये एक्ट के जब आप पीछे में जाओगे तब कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये एक्ट आया क्यों, क्यों लाया गया, ये सब जब क्वेश्चन करोगे ना, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। और जैसे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, आप ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव में जाओगे। और यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन करता है, ये थोड़ी पूछ लेगा आपसे पॉलिटिकल डिवीजन क्या था उस टाइम बताओ। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग देख लिए पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए गवर्नर जनरल होता था और उसके काउंसिल होते थे। काउंसिल दो तरह का होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आप पढ़े थे ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दो डिवीजन था, बाइकैमरल था, आपको याद होगा शायद, जिसमें क्या पढ़े थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जिसका हेड कौन होता था, गवर्नर जनरल। उसके बाद जैसे ये प्रोविंस है, मान लो मद्रास प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस में
गवर्नर होगा सबसे हेड, उसके बाद उसका काउंसिल होता था, दो काउंसिल होता था, प्रोविंशियल काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे बाइकैमरलिज्म नहीं था, दो हाउस नहीं था यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये एरिया जैसे कि अंडमान निकोबार वाला एरिया होगा, ये सब एरिया गवर्न किसके द्वारा होता था, चीफ कमिश्नर या फिर वहाँ पे कुछ लोकल एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर देते थे ब्रिटिश, उनके द्वारा करा जाता था। 1935 में इंडिया कैसा था हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ये एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये एक्ट बहुत बड़ा था, इतना बड़ा एक्ट को हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा में ख़त्म करेंगे, तो थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था इस एक्ट में वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, तो ये फर्स्ट पेज है, एक्चुअल ऐसा ही आया था। और इसमें 321 सेक्शन था और 10 शेड्यूल था। 1935 तक ब्रिटिश के द्वारा सबसे बड़ा लॉ कोई बना था तो वो यही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे बड़ा लेजिस्लेशन, लॉन्गेस्ट लेजिस्लेशन था ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। चलो सेंट्रल लेवल पे आपने देख लिया इंडिया को, मैप अभी मैंने दिखा दिया, पूरा सेंट्रल लेवल पे इंडिया आपको दिखा दिया था मैंने। देखो जब भी गवर्नमेंट बोलते हो ना आप, पूरे इंडिया के लिए गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम होती थी, पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही आप गवर्नमेंट बोलते हो, आपके बैक एंड में दिमाग में चलना चाहिए, गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, ये सब पता है आपको। तो 1935 से पहले, 1935 के एक्ट से पहले लेजिस्लेचर जो था कैसा था आप देख लो। लेजिस्लेचर 2 हाउस था, ऑलरेडी आपने देख चुका था। आप 1919 के एक्ट में आप देख लिए थे कि 2 हाउस का स्टैब्लिशमेंट होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर और इसमें 145 मेंबर, और एक हो गए गवर्नर जनरल। तो ये तीनों मिला के क्या बनाता है, लेजिस्लेचर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते थे, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल। और पूरे इंडिया लेवल के लिए, पूरे इंडिया लेवल के लिए कोई कोर्ट नहीं था, फेडरल कोर्ट नहीं था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो ना पूरे इंडिया के लिए, 1935 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, पूरे इंडिया के लिए कोई कोर्ट इंडिया में नहीं था। लेकिन 1935 के आने के बाद क्या होता है, देखो काउंसिल ऑफ स्टेट चेंज हो जाता है, सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट तो रहता ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वो क्या बन जाता है, फेडरल असेंबली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वैसा ही रहेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वैसा ही रहेगा, गवर्नर जनरल रहेंगे और उसमें उसके काउंसिल होंगे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। अब इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद क्या होता है, फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और फेडरल कोर्ट जो भी मैं बोल रहा हूं आपको, ये आगे चल के क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये जो फेडरल कोर्ट है अब पूरे इंडिया के लिए एक कोर्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरल कोर्ट। आप देख रहे हो जुडिशरी में चेंजेस हुआ है, जुडिशरी में चेंजेस हुआ और लेजिस्लेचर में चेंजेस हुआ, ये एक्ट आने के बाद, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अब लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा प्रोविंस की बात कर लेते हैं। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरा क्लियर होना। मेरे जो ये वीडियो है कलेक्टिवली सारे लोगों के लिए मैं बनाया। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन सिर्फ प्रोविजन पढ़ लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, उनका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता है ना, लेकिन पढ़ना तो उनको भी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप यदि इसको देख लोगे कहानी खत्म। अब देखो हम लोग प्रोविंस लेवल की बात करेंगे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, ये सब प्रोविंस की बात करेंगे। प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसा था, गवर्नमेंट मैंने बोला दिमाग में चलना चाहिए, 3 ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बहुत फास्ट भी मैं बोल रहा हूं ताकि वीडियो शॉर्ट हो सके, है ना। लेजिस्लेचर का यहाँ पे एक ही हाउस था, 1935 एक्ट आने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, एक ही हाउस था। एक हाउस जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मतलब एक हाउस था, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और उसके काउंसिल। जुडिशरी में यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जुडिशरी में उस टाइम जैसे मद्रास का मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट, ये सब हाई कोर्ट था उस टाइम पे। और इस एक्ट के आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के बाद भी क्या होता है, हाई कोर्ट्स तो रहता ही है, मतलब जुडिशरी पहले भी था बाद में भी था, है ना। 6 हाई कोर्ट था, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में। खैर ये एक्ट आने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कोई चेंजेस हुआ तो हाँ बिल्कुल हुआ। लेजिस्लेचर में पहले एक हाउस होता था, यूनिकैमरल होता था। इस एक्ट के आने के बाद क्या हो गया भाई, बाईकैमरल हो गया। बाईकैमरल में क्या क्या हो गया, चलो पिन चेंज कर लेता हूं थोड़ा मैं। बाईकैमरल में 2 हाउस बन गया, बाई मीन्स 2,
ठीक है, दो हाउस बन गया, दो चैम्बर बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, लेकिन कुछ प्रोविंसेस में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, काउंसिल नहीं होगा। जो जो बड़ा प्रोविंस था ना, वहां पे ये दो हाउस का सिस्टम का रखा गया। और एग्जीक्यूटिव में गवर्नर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये तो आपको पता है। और जुडिशरी में हाई कोर्ट। चलो देखो, इससे पहले जो एक्ट आप पढ़े थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें आप देखे थे जो अगस्त डिक्लेरेशन था ना, वो उसका प्रियम्बल था। लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई प्रियम्बल नहीं था। और ये एक्ट कब आता है? 1935 में। लेकिन ये कमेंस कब होता है? 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, देखो ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आप। अरे अरे, देखो ये एक्ट जो इंपॉर्टेंट है क्यों है, क्योंकि इस एक्ट को बोला जाता है स्केलेटन ऑफ, हमारा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका स्केलेटन बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत कुछ उठा के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें डाल दिया गया। जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर, डिवीजन ऑफ पावर, एसोसिएटिव पावर, इमरजेंसी पावर, जुडिशरी मतलब फेडरल कोर्ट है ना, और फेडरल लेजिस्लेचर का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो जितना पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, कुछ लोग जो लॉ पढ़ रहे हो, खैर, तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और ये सब कुछ हम लोग उठा लिए अपने, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें ये सबसे उठा लिए, इसीलिए बोला जाता है। अब बहुत जगह इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन का स्केलेटन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपने देख लिया। बहुत फास्ट में बोल रहा हूं। देखो अभी अभी जितना सारा बात मैंने आपको बताया, यदि ये सब बात आपको यदि नहीं पता होता, थोड़ा आपके लिए ना डिफिकल्ट हो जाता समझना बात। आपको अभी क्या सा पता चल गया कि हाँ उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया इतना बड़ा था, ऐसा था 1935 में। क्या स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ब्रिटिश इंडिया, उसके अंदर प्रोविंसेस होता था, ये आपको समझ में आ गया। कुछ प्रोविंसेस छोटा छोटा होता था, ये सब समझ में आ गया। प्रिंसली स्टेट होता था, ये सब आप इंडिया का मैप देख लिए, पूरा क्लियर हो गया। गवर्नमेंट हम लोग यदि बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जैसे बोले दिमाग में चलना चाहिए तीन ऑर्गन, उसका तीनों ऑर्गन क्या कैसे था 1935 से पहले, ये हम लोग को समझ में आ गया। जब मैं आगे आपको बताऊंगा ये एक्ट आने के बाद ऐसा हुआ, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, लेजिस्लेचर में ये चेंजेस हुआ, जुडिशरी में ये चेंजेस हुआ, एग्जीक्यूटिव में ये चेंजेस हुआ, तो आपको समझ में इजीली आएगा। ठीक है, चलो ये एक्ट ला करके क्या करा जाता है, ये जो एक्ट आप पढ़ रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ला करके इंडिया में जो गवर्नमेंट का फॉर्म था उसको चेंज कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है भाई, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करा जाएगा इंडिया में। अब इंडिया का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है कैसा होगा 1935 का एक्ट आने के बाद, कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, फेडरल, आपको ध्यान रखना है। और इस एक्ट के आने से पहले 1935 से पहले ज्यादा हम लोग का जो देखोगे आप, तो वो यूनिटरी आपको दिखता। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था, हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट था, वो आपको यूनिटरी की तरफ झुकाव ज्यादा दिखेगा। और इस एक्ट के आने के बाद आपको फेडरल की तरफ झुकाव दिखेगा। अब ये यूनिटरी और फेडरल क्या होता, थोड़ा आप इसको समझ लो। यूनिटरी और फेडरल जब समझ जाओगे तो आपको ये सब बातें जो यहां पे लिखी हुई, ये सब इजीली समझ में आएगी। यूनिटरी और फेडरल एक तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरल का मतलब ये होता है मोर देन वन लेवल। यूनिटरी यूनिट से आया है, तो मतलब एक, मान लो कि ये एक कंट्री है, ये इंडिया एक कंट्री है। आप यहां पे मैप देख रहे हो, इंडिया एक कंट्री है। ठीक है, इंडिया के लिए एक कोई गवर्नमेंट है, मान लो ठीक है, इंडिया एक कंट्री है और पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया क्या कहलाएगा, यूनिटरी, क्योंकि यहां पे कितना कितना लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। यदि यहां पे दो लेवल का गवर्नमेंट है, मान लो कि हर एक प्रोविंस का अपना अपना एक गवर्नमेंट है ना, हर एक प्रोविंस का अपना अपना गवर्नमेंट है, तो यहां पे क्या हो गया, एक तो हो गया सर पूरे इंडिया के लिए गवर्नमेंट, और एक हो गया प्रोविंस के लिए गवर्नमेंट। तो यहां पे कितने लेवल हो गए, एक और दो। तो यहां पे कितना लेवल हो गया भाई, यहां पे दो लेवल हो गया।
तो जहां पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल। तो इस एक्ट के आने के बाद इंडिया में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और जहां पे एक गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ हो, और यदि स्टेट गवर्नमेंट हो भी तो वो उसके अधीन हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। आप थोड़ा सा यहां पर देख लो, फेडरल और स्टेट, फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस यदि देख लोगे थोड़ा सा, तो आपको इजीली बात समझ में आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा यहां पे लगा दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए बात। देखो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको मैंने पहले बता दिया है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिवीजन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड, देखो दो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब पावर का डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फेडरल, और जब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी। आई होप क्लियर होगा। देखो, फेडरल गवर्नमेंट जहां होगा ना, वहां पे ये दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब इसके अंदर नहीं रहेगा। जहां फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी मिल जाता है, मतलब वो अपने से अपना रूल्स बना सकता है, अपने से अपना रूल बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हस्ताक्षर, मतलब इंटरफेरेंस होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो बहुत कम होता है जहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यदि मान लो जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जहां पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे फेडरल। अब क्या होगा, 1935 का एक्ट आने के बाद, जो इस एक्ट, ये एक्ट फ्यूचर में किस चीज की बात करेगा, फेडरल सिस्टम होना चाहिए उसकी बात करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, इससे पहले क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929, उसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे। ठीक है, ये एक्ट आने के बाद और उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन दोनों एक्ट के बीच में आप देखोगे 16 ईयर का डिफरेंसेस है, और ये 16 साल में बहुत सारे घटना घटती है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे भी बहुत सारा इंपैक्ट है। देखो, कानून कब आता है, जब समस्या होता है समाज में, जब प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्यूशन के लिए कानून बनाया जाता है। ये जो कानून बनाया गया होगा, कुछ ना कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे दिक्कत लग रहा होगा, उसको गवर्न करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कानून लेके आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट आने के पीछे क्या क्या कुछ कुछ इवेंट है, वो इवेंट को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे प्रोविजन। इस एक्ट के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ वो पढ़ेंगे, और इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था ये पढ़ेंगे। तो आप देखो, इस एक्ट के आने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी, जिसका प्रभाव आपको इस एक्ट में दिखेगा। ठीक है, और आपको यह भी क्लियर हो जाएगा, ये जो एक्ट है कहां कहां से, इसमें आप देखोगे 4 की सोर्सेस है ये ऐप का, सॉरी ऐप बोल रहा हूं मैं, ये एक्ट का 4 की सोर्सेस है, और वो चारों सोर्सेस के बारे में मैं यहां पे आपके सामने अभी बात रखूंगा, बात करूंगा। ठीक है, चलो। देखो, 1919 तक आप पढ़ चुके हो। देखो, यदि आप BA LLB कर रहे हो तो आप ऑलरेडी जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये सारी घटना पढ़ चुके होगे। जो UPSC पढ़ रहे हो आप तो ऑलरेडी पढ़े ही होगे। आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ने आए हो तो मैं उसी को पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट सब पे मैं बात करते निकलूंगा। देखो, रोलेक्ट एक्ट, सत्याग्रह, जालियांवाला मैसेकर, ये सब के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। खिलाफत मूवमेंट आपको पता है, इस पे भी बात नहीं करूंगा। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये इसके बारे में भी आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है उसके बाद क्या होता है, 1920 में इंडिया में गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट लॉन्च करा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जिसमें कि क्या डिमांड रखते हैं, स्वराज की बात करते हैं। और इसी साल मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। उसके जस्ट ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट्स होता है, आपको पता है, ये सब बातें पता है आपको। चौरी चौरा मूवमेंट में क्या होता है, क्या होता है, कोई बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, आप बताइए क्या होता है।
याद होगा आपको, रेलवे सॉरी पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी को पूरा ये जो मूवमेंट है इसको विड्रॉ करना पड़ता है। ये पता है होगा शायद, आपको नहीं पता है तो अभी सुन लो भाई। ठीक है, चौरी चौरा मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी को, चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद महात्मा गांधी को ये जो मूवमेंट था उसको विड्रॉ करना पड़ता है और 1924 आते खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट कहां से है आपके लिए, ये एक्ट में इंपॉर्टेंट है ये 1927 में देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म में इंडिया का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है वो कैसा चल रहा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म पे एक रिपोर्ट चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है उसको एक रिपोर्ट चाहिए कि इंडिया में कैसा चल रहा है यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का गवर्नमेंट कैसा चल रहा है। इससे पहले कौन सा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके द्वारा गवर्नमेंट यहां पे कैसा चल रहा है इसका रिपोर्ट चाहिए। उसके लिए एक कमीशन बताते हैं ये लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन बनाता है, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब देखो इससे पहले जो आप एक्ट पढ़े थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें एक प्रोविजन क्या था इस एक्ट का, उस एक्ट में उस कानून में एक प्रोविजन था इंडिया का गवर्नमेंट का वर्किंग देखने के लिए 10 साल बाद एक बॉडी बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि जाके वर्किंग देखेगा गवर्नमेंट का। 10 साल से पहले ही आप जब टाइमलाइन निकालोगे तो 10 साल से पहले ही गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कमीशन को भेज देती है। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों नाम था भाई, क्योंकि साइमन जो थे ये चेयरमैन थे इस कमेटी के, और इस कमीशन में 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर थे, 7, ठीक है, और इसमें कोई इंडियन नहीं थे। देखो भैया आप जा रहे हो इंडिया का पॉलिटिकल रिफॉर्म पे रिपोर्ट बनाने के लिए कि पॉलिटिकल सुधार करना, पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना है, इंडिया में गवर्नमेंट का वर्किंग को चेक करना है, और आप उस मेंबर में कोई इंडियंस को ही नहीं डाल रहे हो तो क्या चेक करोगे भैया आप। सिंपल है, कोई बुड़बक आदमी, बेवकूफ आदमी, बुड़बक बिहारी में हम लोग बेवकूफ को बुड़बक भी बोलते हैं। मैं वैसे बिहारी हूं तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पे बेवकूफ बहुत कम चलता, हमारे यहाँ भक बुड़बक ऐसा चलता है। ठीक है, तो कोई बेवकूफ इंसान भी ये बता देगा कि भैया जब आप इंडिया के लिए भेज रहे हो, इंडिया का गवर्नमेंट के वर्किंग को स्टडी करने के लिए कमीशन भेज रहे हो तो उसमें इंडियन डालो ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस चीज को देखते हुए जो इंडियंस थे ये बहुत एंग्री हो जाता है, साइमन गो बैक, साइमन ब्लैक फ्लैग सब निकला था लाहौर में, आपको सब याद होगा, आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो इंडियंस इस कमीशन के आने से पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और फाइनली जब इंडियंस यहां पे गुस्सा हो जाते हैं उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड बिर्नकिनहेड। ठीक है, बिर्नकिनहेड यहाँ के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये बोलते हैं कि भैया ठीक है आप लोग गुस्सा हो गए हो इस एक्ट के आने से पहले, तो आप अपने लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। ये एक चैलेंज देते हैं यहाँ के इंडियंस लीडर को कि आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो यहाँ के लीडर बोलते हैं ठीक है भैया चलो चैलेंज एक्सेप्टेड, हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। तो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, और ये कमिटी बनती है, और इस कमिटी का टास्क क्या होता है कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। और इस कमिटी के हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसलिए इस कमिटी को बोला जाता है नेहरू कमिटी, और इस कमिटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अच्छा भाई, कमिटी हम लोग सारे लोग मिलके बैठ के बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा रिजल्ट, कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन तो होगा, वो सारा जिस पे लिखा जाएगा वो कहलाएगा नेहरू रिपोर्ट। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेहरू रिपोर्ट कहानी खत्म हो गया, और फाइनली 1928 में साइमन कमीशन आता है इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे नेहरू रिपोर्ट आया उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, कांग्रेस से अलग हो चुके थे, इनको लगा कि भाई कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के लिए कुछ लिखेगा, मुस्लिम्स के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। तो और मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है दिल्ली में। ठीक है, यहां पे देखो, यहां लिखा हुआ है मुस्लिम लीग का सेशन होता है दिल्ली में, अली जिन्ना उसके प्रेसिडेंट होते हैं उस सेशन के। और जब ये डेलीगेट्स को वहां पे एड्रेस कर रहे थे उसमें 14 पॉइंट्स पे ये बात करते हैं। तो वो 14 पॉइंट्स जो इनका व्यू था
14 पॉइंट में अपना व्यू रखते हैं, वो व्यू क्या कहलाता है आगे चल के, जिन्ना 14 पॉइंट्स। तो नेहरू रिपोर्ट का रिकमेंडेशन और जिन्ना रिपोर्ट, ठीक है, जिन्ना का 14 पॉइंट्स, ये दोनों मैंने यहां पे लगा दिया है। आप जा करके जब पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब पीडीएफ मिलेगा तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हो, इस पे मैं बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है। बस यहां पे दो चीज ध्यान रखना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, जिन्ना का 14 पॉइंट्स और नेहरू कमेटी का रिकमेंडेशन। नेहरू कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आया वो अभी तक हम लोग के पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और हम लोग चलते हैं, और आईएनसी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है लाहौर में, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास होता है, पूर्ण स्वराज, ये आपको पता होगा। और उस टाइम पे हेड कौन कर रहे थे, प्रिसाइड कौन कर रहे थे सेशन को, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर 1930 में क्या स्टार्ट हो जाता है, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च, उसको हम लोग सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हो जाता है साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी 78 अपने मेंबर्स के साथ चलते हैं और 385 किलोमीटर ये यात्रा तय करते हैं 24 डेज में, ये सब आपको पता है। और जाके मूवमेंट स्टार्ट है, ये सब आपको पता है। अब देखो इस टाइम क्या होता है, 1930 में यहाँ के वाइसराय होते हैं, जनरल गवर्नर बोल सकते हो, गवर्नर जनरल बोल सकते हो या वाइसराय, लॉर्ड एरविन थे, ठीक है। ये क्या कर बोलते हैं कि ये सजेस्ट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब बहुत सारे लोग मिलके कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, और वहां पे बातचीत होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, किस चीज पे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कहां के लिए, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ये सजेस्ट करते हैं भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो तो चलो करते हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें आईएनसी के मेंबर ही नहीं थे भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेंबर ही नहीं आए थे। क्यों, क्योंकि ये लोग स्टार्ट क्या कर चुके थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी इसका पार्ट नहीं लिए, मतलब महात्मा गांधी उसमें बहुत बड़े लीडर्स थे, बहुत बड़े नेता थे। बेसिकली कांग्रेस ही शामिल नहीं हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इसमें जो डिबेट डिस्कशन हुआ होगा उससे कुछ ज्यादा बोल सकते हो आप रिजल्ट मिनिमल निकला, कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला। इसमें बात हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है उसके लिए एक सॉल्यूशन है फेडरेशन। आप पहले ही बात कर चुके हो, फेडरेशन मतलब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और जो सेकंड लेवल का गवर्नमेंट होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको ऑटोनॉमी दे दो, खुद से वो खुद के लिए कानून बना सके, ठीक है। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला बहुत कम निकला। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत स्पीड में मैं बोल रहा हूं ताकि टाइम बचा सके हम लोग, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना होता है। लेकिन आप सीनियर बच्चे हो तो इतना तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलो महात्मा गांधी, देखो अब क्या होगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो अच्छा एक बताओ, मूवमेंट होगा, ब्रिटिश क्या बोलेगा, हाँ भैया तुम मूवमेंट करो, आंदोलन करो, नहीं बोलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। जितने लोग उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे होंगे सबको पकड़ के जेल में डाल देते हैं ये ब्रिटिश लोग। जैसे जेल में डाल दिए सारे लोगों को, और आपको पता है ना गवर्नर जनरल के पास स्पेशल ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर होता था। बहुत सारा ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आंदोलन को खत्म करने के लिए बहुत सारा ऑर्डिनेंस इशू करा गया, आंदोलन जिससे दब जाए, रिप्रेस करने के लिए। उसके बाद जो लोग सी शोर पे रहते थे, समंदर के किनारे रहते थे, उनको वहां से हटा दिया गया, नहीं अब तुम यहां पर नहीं रह सकते हो। ये सब चीजें करा गया, किस लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था। तो महात्मा गांधी जी के पास एरविन गए और बोले कि देखो भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, चलो तुम भी पार्ट लो। तो महात्मा गांधी बोलते ठीक है चलो मैं पार्ट तो ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ शर्त हैं। तो एरविन और महात्मा गांधी के बीच में कुछ अभी एग्रीमेंट होगा, देखना कुछ संधि होगा। क्या होगा कि देखो भैया तुम जितने लोगों को जो वायलेंट काम नहीं किए उसको भी आप तुम जेल में डाल दिए हो, तो पहले उसको निकाल दो, रिलीज कर दो सारे प्रिजनर को, चलो ठीक है।
उसके बाद आप ये करो, जितना सारा आप मूवमेंट को क्रश करने के लिए, मूवमेंट को खत्म करने के लिए आप जो ऑर्डिनेंस इतना सारा लाए थे उसको हटाओ। दूसरा, तीसरा, आप जो लोग सी शोर के पास रहते थे उसको रहने दो, ताकि कुछ पर्सनल यूज के लिए एटलीस्ट सॉल्ट निकाल सके भाई। तो ये तीनों पे एग्री कर जाता है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो महात्मा गांधी, जैसे ये पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट, फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूंगा किसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब पहुंच गए महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और यहां पे किस चीज पे बात होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट पे। यहां पे जितने सारे ग्रुप थे सब डिमांड करने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे कि अंबेडकर जी थे, ये डिप्रेस ग्रुप मतलब शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहे थे। खैर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे वाइस रहे थे लॉर्ड इरविन यहाँ से चले जाते हैं, और लॉर्ड विनिंगडन यहाँ पे आते हैं और यहाँ के वाइसरॉय बन जाते हैं। और गांधी इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था, इस पैक्ट को ये इतना ज्यादा फेवर नहीं करते थे लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, और ये चाहते थे कांग्रेस को खत्म कर दें हम लोग, उसके लिए बहुत सारा ऑर्डिनेंस लाए, बहुत सारा कानून लाए ये लॉर्ड विलिंगडन, क्योंकि इनके पास पावर होता था ना ऑर्डिनेंस इशू करने का। उसके बाद फिर फाइनली क्या हो, जैसे आप मान लो मूवमेंट को खत्म करोगे, कांग्रेस को दबाओगे तो ये मूवमेंट करेगी। उसके बाद फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर से 3 जनवरी 1932 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम हो जाता है। और फिर इसके बाद होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां पे इंडिया का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इस पे बात होता है। तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस पे बहुत सारे डिबेट डिस्कशन होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद ये सारे कॉन्फ्रेंसेस जो रिकमेंडेशन आया, देखो 3 कॉन्फ्रेंस आप पढ़ लिए, ये तीनों कॉन्फ्रेंस से जो रिकमेंडेशन आया, ज्यादातर ये थर्ड वाला कॉन्फ्रेंस से जो रिकमेंडेशन आया उसको पब्लिश करा गया एक पेज पे। ठीक है, एक व्हाइट पेज पे पब्लिश करा गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट पेपर पब्लिश। बेसिकली 1933 में व्हाइट पेपर पब्लिश होता है, और इसमें ये सारा कुछ लिखा रहता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वर्किंग कैसे होगा लिखा जाता है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो रिकमेंडेशन आया वो सारा ये व्हाइट पेपर में लिखा जाता है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 3, हम लोग को यहाँ पे 4 सोर्स पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अभी आप पढ़ोगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भाई बना कैसे, ये जो एक्ट आप देख रहे हो बना कैसे, इसका 4, जैसे ये देखो ये 4 पेज है, इसको ऐसे मिला दो, इसको इधर से और इसको इधर से, देखो ये फिर से पेज वैसा बन गया ना। तो इसमें साइमन कमीशन जो यहाँ पे देखा उस पर रिपोर्ट दिया, फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर और ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, इन चारों के रिपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तैयार हो गया। यहाँ पे एक वर्ड है ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी कानून बनता है ना उससे पहले कमेटी बनता है जिसका काम होता है देखना कि भाई हाँ कैसे लॉ बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सारा कुछ वो देखते हैं। उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं। तो वही इस कानून के बनने से पहले भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बना और वो अपना रिपोर्ट दिया होगा। तो बेसिकली इन चारों को मिला दो तो क्या बन गया भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी जितना सारा बात मैंने बताया यहाँ पे सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऑलरेडी इंक्लूड है। चलो, ये एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा अभी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये एक्ट का एम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन लाया, फर्दर प्रोविजन, ये आपको पता है। और ये एक्ट लागू कहां कहां पे होगा, ब्रिटिश का जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, ये एक्ट किसके द्वारा इनेक्ट था, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसको जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट से एसेंट मिलता है ना, और इसको एसेंट किससे मिला था, राजा से। कब, 24 जुलाई 1935 को। और ये कमेंस कब होता है, 1 अप्रैल 1937 को। और इसके बाद ये जो एक्ट है 1935 का, 1935 का ये एक्ट जाके खत्म कब होता है, 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तब तक ये आप बोलोगे हम लोग आजाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये एक्ट हमारे देश में लागू था। इसमें थोड़ा बहुत अमेंड करके, थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमारा देश लगभग 3 साल तक आजाद होने के बाद भी इसी कानून से चला था। ठीक है, फाइनली तब रिपील्ड कब होता है, 1950 में। आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो एक्ट आया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियंस को
इंडियंस को क्या प्रोवाइड करें हम लोग? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या प्रोवाइड करें भाई? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इंडिया में किसका एस्टैब्लिशमेंट हो? फेडरेशन का, फेडरेशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हो। फेडरेशन क्या चीज से बनेगा? प्रोविंसेस से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ठीक है, प्रोविंसेस से और प्रिंसली स्टेट से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं जब अभी प्रोविजन स्टार्ट करूंगा तो वहां पे अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। बहुत लंबा हो गया नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रोविजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखना है। सबसे पहला, इस एक्ट के आने के बाद इस एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन क्या था? ये एक्ट स्टैब्लिश करना चाहता था ऑल इंडिया फेडरेशन। ये एक्ट क्या स्टैब्लिश करना चाहता था? ऑल इंडिया फेडरेशन। देखो, ऑल इंडिया फेडरेशन जो बनाएगा, कौन बनाएगा? ब्रिटिश इंडिया का जो भी प्रोविंस था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस प्लस इंडियन स्टेट मतलब प्रिंसली स्टेट, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेगा? ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये ध्यान रखना है, ये एक्ट आकर के सबसे पहला प्रोविजन क्या था? ये एक्ट आके क्या स्टैब्लिश करना चाहती थी? ऑल इंडिया फेडरेशन। इसको और इजीली आपको समझना है। सबसे पहले आप देखो, उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था वो दिखता कैसा था? ये बहुत बार मैंने ये मैप दिखा रखा है आपको, आई होप आपको ध्यान में होगा। नहीं भी ध्यान है तो देख लो। ब्रिटिश इंडिया जो अब येलो कलर में देख रहे हो, ये सारा ब्रिटिश इंडिया है। और ब्रिटिश इंडिया, बेसिकली ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंस था उस टाइम दो तरह का प्रोविंस होता था, एक गवर्नर प्रोविंस और एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वो सब है, देखो, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कूर्ग, अंडमान निकोबार, ये सब जो एरिया है ये सब चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था। और गवर्नर प्रोविंसेस वैसा प्रोविंसेस जहां पे गवर्नर होता था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सब जगह पे गवर्नर होता था। तो ये सब हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस। अब ये जो आप देख रहे हो ये हो गया ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस। इसको तो जोड़ना ही है, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया फेडरेशन जो बनेगा इसमें तो इनको जुड़ना, ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंसेस है ये सारा प्रोविंसेस, इसको जुड़ना तो कंपलसरी है। लेकिन प्रिंसली स्टेट का ये डिस्क्रिशन है, वो यदि चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है फेडरेशन को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको डिस्क्रिशन देता है, वो चाहे तो वो ऐड हो सकता है। ये जो प्रिंसली स्टेट आप ब्लू कलर में देख रहे हो ये सारा, ये सब चाहे तो ऑल इंडिया फेडरेशन में ऐड हो सकता है। अब यहां पे एक टेक्निकल बातें हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन में इनको यदि ज्वाइन होना है प्रिंसली स्टेट को, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करे और ज्वाइन कर ले। लेकिन फेडरेशन, ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है तभी बन पाएगा जब प्रिंसली स्टेट, मान लो 565 प्रिंसली स्टेट है, इसका 50% स्टेट, 50% यदि इसमें राजी हो जाए, डिसाइड कर ले कि हाँ चलो हम लोग को ये फेडरेशन ज्वाइन करना है, तभी ऑल इंडिया फेडरेशन बन पाएगा। अदरवाइज ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना, ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस जो भी था वो तो कंपलसरी है, उसको ऐड होना ही होना है। लेकिन प्रिंसली स्टेट जो है इसके पास डिस्क्रिशन है, ये यदि चाहे तो ऐड हो सकता है और यदि नहीं चाहे तो ये इसमें ज्वाइन नहीं करेगा। तो जितना प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे, ये लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का जो मनसा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, वो पूरा नहीं हो पाता है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और प्रिंसली स्टेट उस टाइम पे 40% एरिया पे था और 23% टोटल पॉपुलेशन। और आपको यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट है आप कमेंट कीजिए। आपके एक कमेंट से मेरा दिन बन जाता है और मैं एक वीडियोस बना डालता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग पढ़ते हैं और वो कमेंट करते हैं, सर कुछ फीडबैक दे सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बता सकते हो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हो। और जिनको जरूरत है आप उसके साथ ये चैनल को शेयर करो। और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सारा PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पावर। देखो, ये जो एक्ट था, ये एक्ट क्या करना चाहता था? ये एक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना चाहता था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि प्रोविंस अब अपना कानून, रूल्स, रेगुलेशन खुद से बना सकता है। अब जो मैं अपना खुद, जैसे मान लो कोई बंगाल है, बंगाल प्रोविंस है, ये अपना रूल्स रेगुलेशन खुद से बना सकता है। तो इसके लिए भैया आप कुछ पावर दोगे ना कि हाँ रूल्स रेगुलेशन मैं कहाँ कहाँ बनाऊं, किस चीज पे बनाऊं। तो ये आपको सब्जेक्ट बताना पड़ेगा ना कि हाँ इस सब्जेक्ट पे आप बना सकते हो, ये सब्जेक्ट पे आप बना सकते हो कानून, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करा गया, 3 लिस्ट बनाया गया,
तीन इस तरह से लिस्ट बनाया गया, थ्री लिस्ट बनाया गया, और ये तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट बांट दिया गया। इसमें कुछ सब्जेक्ट लिख दिया गया कि इसमें कुछ लिख दिया गया और इसमें कुछ लिख दिया गया। तो ये तीन लिस्ट बनाया गया और इन सारे लिस्ट में कुछ कुछ सब्जेक्ट डाल दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला लिस्ट हम लोग देखेंगे फेडरल लिस्ट। क्या करा गया भाई? सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट बनाया गया, जैसे देखो ये फेडरल लिस्ट बनाएगा, अभी मैंने दिखाया था ना आपको तीन लिस्ट बनेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए, फेडरेशन देने के लिए पावर का डिवीजन बहुत जरूरी है। तो फेडरल लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट डाल दिया गया भाई। 59 सब्जेक्ट पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। कौन बना सकता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो 59 सब्जेक्ट है इस लिस्ट में, जैसे देखो डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, एक्सट्रेडिशन, रेलवे पोस्ट, ये सारा जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखोगा प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में जैसे ये सब सब्जेक्ट पे एजुकेशन, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, प्रिजन, फॉरेस्ट, ये सब सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। यदि प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे कि इंडिया पोस्ट पे कानून बना दूं तो ये नहीं बना सकता है। ठीक है, इसका अब क्या हो गया, इसका जो दायरा है वो फिक्स हो गया। तुम भैया 54 लिस्ट पे, मतलब 54 सब्जेक्ट पे ही कानून बना सकते हो। इसके बाद तीन लिस्ट मैंने बात करी थी, एक लिस्ट और था कंकरेंट लिस्ट। एक लिस्ट और था जिसपे कि जैसे ये कुछ लिस्ट मान लो मैरिज है, विल, ट्रस्ट, बैंक्रप्सी, न्यूज़पेपर, प्रेस, माइंस, ये सब कुछ सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकता था। तो हम लोग देख लिए पावर का डिवीजन। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फेडरल लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट होते थे? फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते थे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट था, जहां पे पूरे इंडिया में एक कानून का जरूरत पड़ता है, जैसे कि मान लो फॉरेन रिलेशन, पूरे देश का एक जैसा होना चाहिए, डिफेंस, ऑल इंडिया। तो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला जो सब्जेक्ट है उसको किस में डाल दिया गया? फेडरल लिस्ट में। और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, जो लोकल इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, उसको किस में डाल दिया गया भैया? उसको डाल दिया गया प्रोविंशियल लिस्ट में। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहां तक आप दो मेन प्रोविजन पढ़ लिए। एक ये एक्ट ला करके ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, और दूसरा पावर का डिवीजन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये एक्ट क्या बनाना चाहती थी? फेडरेशन। क्या बनाना चाहती थी? फेडरेशन आप बनाओगे, आप चाहते हो प्रोविंस को ऑटोनॉमी देने के लिए, तो आपको पावर उसको देना पड़ेगा ना कानून बनाने के लिए। तो चलो तीन लिस्ट बना करके आज भी आप देखोगे 7th शेड्यूल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे आपको लिस्ट मिलेगा। एक लिस्ट और होता था, उसको बोलते थे रेसिडुअरी लिस्ट। उसमें ऐसा सब्जेक्ट डाल दिया गया जो फ्यूचर में मान लो कोई सब्जेक्ट यदि आएगा तो उस पर कानून बनाने का पावर किसको दे दिया गया भाई? उस पर गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया। गवर्नर जनरल का डिस्क्रिप्शन है, वो बना सकता है। ठीक है, यहां पे एक चीज और समझ लो, कंकरेंट लिस्ट में आपने देखा था ना, गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल दोनों को पावर। मान लो दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो किसका कानून एक्सीड कर जाएगा भाई? इसका कानून लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो कि दोनों, ये भी मैरिज बना दिए, ये भी बना दिए, और कहीं पे इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, और जो कोई नया, मान लो कि 1935 के बाद कोई नया सब्जेक्ट आया तो उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया? गवर्नर जनरल को। अब देखो इस एक्ट का, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके प्रोविजन को मेनली हम लोग तीन हेड्स में पढ़ेंगे। एक तुम पढ़ोगे फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे मैंने यहां पे गवर्नमेंट बोल दिया तो आपको यहां पे तीन ऑर्गन ध्यान में होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने के बाद फेडरल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में एंड जुडिशरी के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, फिर मैंने गवर्नमेंट बोल दिया। गवर्नमेंट जब भी मैं बोलूंगा आपको तीनों ऑर्गन उसके दिमाग में चलना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी लेजिस्लेचर देखेंगे, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बाद कुछ अदर प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ, अब देखोगे पब्लिक कमीशन का, खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेसिकली अभी आप ये समझो तीन हेड्स में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रोविजन को देखेंगे। सबसे पहला है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब भाई सेंट्रल, ये पूरे इंडिया के लिए गवर्नमेंट होगा। ठीक है, पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे?
फेडरल गवर्नमेंट है। जब मैं पूरे इंडिया बोलता हूँ ना, इसका मतलब होता है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। आप लोग प्रिंसली स्टेट मत कंसीडर कर लेना। और ब्रिटिश इंडिया में आपने क्या पढ़ा था, दो प्रोविंस होता था, गवर्नर प्रोविंस एंड कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फिर जब मैं गवर्नमेंट बोलूंगा ना, तो उसका आपको तीन ऑर्गन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, या बोल सकते हो आप फेडरल लेजिस्लेचर, आप दूसरी तरह से बोल सकते हो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या फिर फेडरल। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं दिक्कत। चलो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका है मैंने, ये सब ये आपको ध्यान होगा। बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कैसे सीन था, आपने ये पहले से पढ़ रखा है। ये आप देख लो तो आपको एक आइडिया लगेगा, हाँ भाई किसकी बारे में बात हो रही है। तो अब हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। जैसे देखो अभी हम लोग सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में, फेडरल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो पहले वाला बात है। अब हम लोग कब, अब कौन सा एक्ट आ गया 1935 का, तो अब हम लोग देखेंगे 1935 में एग्जीक्यूटिव का क्या सीन था। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी सबसे मेन कौन होगा, यहां पर देखो सबसे मेन एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी कौन होगा, गवर्नर जनरल। तो इस एक्ट के आने के बाद भी सबसे हायर ऑथोरिटी, सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल क्या होता था, रिप्रेजेंटेटिव होता था किंग का। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करता था, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हिज मैजेस्टी, मतलब क्राउन के द्वारा वो अपॉइंटेड होता था, ठीक है। और आप क्या पढ़े थे, देखो गवर्नर जनरल हेड होता था फेडरल एग्जीक्यूटिव का। अभी मैंने आपको बताया जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जगह मैं बहुत बार अब टर्म यूज करूंगा सेंट्रल और फेडरल, ठीक है। दोनों, कभी मैं सेंट्रल यूज कर दूंगा, कभी फेडरल, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। सेंट्रल लेवल का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो, और सेंट्रल लेवल का एग्जीक्यूटिव का हेड कौन हो गया, गवर्नर जनरल फेडरल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और मिलिट्री फोर्सेस का भी सुप्रीम कमांडर होता था गवर्नर जनरल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो सेक्शन 3 जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वो क्या करता है, आप यहां पे देखोगे दोनों ऑफिस को, मतलब गवर्नर जनरल और वाइसराय, दोनों ऑफिस को अलग कर दिया। आप पहले क्या देखते थे, दोनों एक ही होता था, लेकिन अब दोनों ऑफिस अलग अलग होगा। लेकिन कहीं किसी एक्ट पे ये नहीं लिखा हुआ था कि सिंगल पर्सन नहीं हो सकता है। तो अब यहां पे क्या होने लगा, गवर्नर जनरल प्लस वाइसराय एक ही पर्सन को बना दिया जाता था, ठीक है। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि हिज मैजेस्टी, मतलब किंग अपॉइंट कर सकता है एक सिंगल पर्सन को जो दोनों ऑफिस होल्ड करे, ठीक है। देखो डायरकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आप पढ़ चुके हो डायरकी। डायरकी मतलब क्या होता है, ड्यूअल रूल, ठीक है, ड्यूअल। तो आप देखोगे यहां पे क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा, अच्छा आपने क्या पढ़ा था 1919 के एक्ट में, प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करा जाता है डायरकी। वहां पे दो हाउस कर दिया जाता था, नहीं एक हाउस में दो लिस्ट कर दिया जाता था, दो हाउसेस था उसमें। आपने देखा था सब्जेक्ट जो होता था फेडरल। अब यहां पे आप देखोगे जो फेडरल लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट था, आपने पढ़ा था ना फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते थे, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। चलो मैं आपको एक बार ना दिखा देता हूं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहां पे देखो फेडरल लिस्ट 59 और प्रोविंशियल लिस्ट 54 और कंकरेंट लिस्ट 36। ये जो सब्जेक्ट है, अब जैसे 59 सब्जेक्ट है ना, ये जो पिक्चर यहां पे मैंने लगाया है इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहां पे पिक्चर देखो मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या करता है, जो प्रोविंसेस में जो डीआरकी था उसको ये खत्म कर देता है, एबॉलिश कर देता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहा फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में डीआरकी इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और सेम जैसा वहां पे आपने पढ़ा था एग्जैक्टली ऐसा ही यहां पे होगा। तो फेडरल लिस्ट में, जैसे मान लो फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है। अब ये 59 में से 59 सब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा, रिजर्व और ट्रांसफर। किसमें किसमें बांट दिया जाएगा भाई, रिजर्व और ट्रांसफर में। रिजर्व और ट्रांसफर में, ठीक है। यहां पे मैंने लिख भी दिया, सब्जेक्ट इन द फेडरल लिस्ट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड।
देखो रिजर्व सब्जेक्ट जो है, रिजर्व सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो किसके पास रहेगा? गवर्नर जनरल और उसके 3 काउंसिलर। देखो यहाँ पे 1 2 3, गवर्नर जनरल और उसके 3 इंपॉर्टेंट काउंसिलर के पास रिजर्व सब्जेक्ट रहेगा। आपने देखा ना, 2 ग्रुप में हम लोग बांट चुके हैं। अब कुछ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो रिजर्व में चला गया, जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो ट्रांसफर्ड में चला गया। ठीक है। अब देखो जैसे कि देखो रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन सा हो गया? एक्सटर्नल अफेयर हो गया, प्रेस हो गया, पुलिस हो गया, टैक्सेशन हो गया, जस्टिस हो गया। मेन मेन जो है वो सारा इनके पास होगा। किसके पास होगा भाई? गवर्नर और उसके 3 काउंसिलर के पास होगा। ठीक है। और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो किसके पास होगा? गवर्नर जनरल और उसके अलावा 10 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। कितने होंगे भाई? 10। 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10। आप इसको ध्यान रखिएगा। और देखो गवर्नर के पास स्पेशल पावर था, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी इंटरफेरेंस कर सकता था। तो आपने देखा था, ये आपको उतना मैं मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन ये ध्यान रखना 59 सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसको दिया जाता है? रिजर्व सब्जेक्ट की, इस पे ये कानून बनाएंगे, और कुछ पे ये। अब हम लोग देखेंगे लेजिस्लेचर। यहां पे देखो 2 पिक्चर है लेजिस्लेचर का, आप देख सकते हो। इस एक्ट के आने के बाद लेजिस्लेचर को कैसा बनाया गया भाई? बाइकैमरल। बाइकैमरल अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। बाइकैमरल मतलब बाई मीन्स 2, तो यहां पे 2 हाउस एस्टैब्लिश करा गया। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर में कितने हाउस होंगे भाई? 2 हाउस। कौन कौन सा? फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। फेडरल असेंबली कैसा हाउस? लोअर हाउस, और इसमें टोटल मेंबर कितना होंगे? 375। और काउंसिल ऑफ स्टेट कैसा हो गया भाई? ये अपर हाउस, और यहां पे कितने मेंबर? 260। अब देखो फेडरल असेंबली जो कि लोअर हाउस था, ये आगे चल के लोकसभा बन जाएगा। ठीक है। इसमें आप इसका जब मेंबर देखोगे ना 375 में, ये मेंबर 250 मेंबर कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया से। कहां से आएंगे भाई? ब्रिटिश इंडिया, अभी आपने देखा था ना। और 125 प्रिंसली स्टेट से। सेम उसी तरह से 260 मेंबर कहां से आएंगे? 156 आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, एंड 104 प्रिंसली स्टेट से। आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये परमानेंट बॉडी होता था, इसको आप डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। अब इसका जो मेंबर होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट का जो मेंबर होगा, इसका टर्म कितने साल का होगा? इसका टर्म कितने साल का होगा? तो इसका टर्म होगा हर एक 3 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर कर जाएंगे। और इसका कितने साल का होगा? 5 ईयर्स का। और ये जो फेडरल असेंबली है ये डिसॉल्व हो सकता है। जैसे अभी आप देखते हो ना, हमारे यहां जो लेजिस्लेचर है अभी कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये बहुत लोग प्रेसिडेंट तो बोलते ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिला के अभी लेजिस्लेचर बनता है। 1935 का एक्ट आने के बाद क्या था? गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कोई कानून के, लेजिस्लेचर का काम क्या? लॉ मेकिंग में गवर्नर का साइन बहुत जरूरी होता है, आपको पता है। तो लोअर हाउस, फेडरल असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस और गवर्नर जनरल, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते थे भाई? फेडरल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर। यहां 2 हाउस का मैंने पिक्चर दे दिया है, आप समझ सकते हो। ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट बॉडी होता है, ये आपको पता है। चलो देखो, आपने यहां देखा था ना 250 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को। यहां पे देखो, ब्रिटिश इंडिया में 256 मेंबर आते थे ब्रिटिश इंडिया से। तो वो 256 का यहाँ पे मैंने ब्रेकअप डाल दिया, कहां से कितने से आते थे। जनरल सीट्स 105, ये आपको ध्यान रखना है। फेडरल असेंबली का मैंने आपको बता दिया 5 ईयर्स, यहाँ पे जो मैंने बता दिया। और यदि गवर्नर जनरल को लगे तो वो डिसॉल्व कर सकता है, ये आपको पता है। अब देखो जो फेडरल असेंबली होगा, जैसे अभी हमारे यहां देखते हो ना, लोकसभा में क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो उसी तरह से उस टाइम भी था। फेडरल असेंबली में स्पीकर होंगे, यहां पे भाई स्पीकर होंगे। ठीक है।
और यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, अध्यक्ष। चलो, फेडरल लेजिस्लेचर हो गया है आपका खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरल सेंट्रल जुडिशरी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए? फेडरल पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जीक्यूटिव देख लिए, गवर्नर हेड होता था, वो पढ़ चुके हम लोग। उसमें आप फिर देखे थे लिस्ट कट, 2 लिस्ट बन गया था, डायरकी आ गया था। उसके बाद आपने क्या देखा? लेजिस्लेचर देखा, लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस हुआ ये देखा आपने। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन पढ़ेंगे, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बोलना है आप उसको ध्यान रखिएगा बस। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा, इसमें क्या कंफ्यूज होना है। फेडरल जुडिशरी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी। इस एक्ट के आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या प्रोवाइड करता है? फेडरल कोर्ट। अब पूरे इंडिया के लिए, इससे पहले आपने देखा था ना, हर एक प्रोविंस का अपना हाई कोर्ट होता था, कोई पूरे इंडिया के लिए कोर्ट नहीं होता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है दिल्ली में। और अब जो फेडरल कोर्ट बना है, देखो 1935 का जो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें बहुत सारा अधिकार भी मिला है। इसमें जो अधिकार मिला है, इसमें जो राइट्स मिला है, उसको सेफगार्ड कौन करेगा? इसका गार्जियन का काम कौन करेगा? तो ये काम मिल गया किसको भैया? फेडरल कोर्ट को। ये देखो फेडरल कोर्ट, अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट देखते हो, ये पहले फेडरल कोर्ट ही हुआ करता था। तो फेडरल कोर्ट अब क्या एक्ट करेगा? एज ए इंटरप्रिटेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपने पढ़ा था ना, इंडिया क्या बन गया? फेडरेशन। अब मान लो किसी 2 प्रोविंस के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? फेडरल कोर्ट। समझ रहे हो? और ये एम्पायर का काम करेगा। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और, मान लो कि देखो, फेडरल गवर्नमेंट और कोई मान लो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उस केस में जो फेडरल कोर्ट है ये एम्पायर जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, बात रहा फेडरल कोर्ट का, तो फेडरल कोर्ट पे एक मेरा डेडिकेटेड लेक्चर है, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो पूरा फेडरल कोर्ट्स के बारे में। फेडरल कोर्ट का जो कंपोजिशन है, यहां देख सकते हो, एक चीफ जस्टिस होंगे, उसके अलावा 6 और जजेस होंगे, जिसको हम लोग प्यूशाइन जजेस बोलते थे। ठीक है, फेडरल कोर्ट पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और फेडरल कोर्ट के जो जजेस होंगे वो कब तक ऑफिस अटेंड कर सकते हैं? 65 ईयर्स तक। ठीक है, जज को कैसे रिमूव करा जा सकता है? यदि मान लो जज का मेंटल ठीक नहीं है, कोई यदि मिसबिहेव कर रहा है, तो जुडिशियल कमिटी को, यदि प्रिवी काउंसिल के जुडिशियल कमिटी को लगता है कि ये फिट नहीं है, तो उस पर इसको रिमूव करा जा सकता था। अब देखो, लेकिन उनको रिमूव करने के बाद, जस्टिस को रिमूव करने के बाद, जज को रिमूव करने के बाद जाके हिज मैजेस्टी को बताना पड़ता था प्रिवी काउंसिल को। फेडरल कोर्ट से अपील कहा जाता था। इंडिया का तो सबसे बड़ा कोर्ट हो गया भैया फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट से अपील कहा जाता था प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल पे भी डेडिकेटेड वीडियोस है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। यदि समझ में नहीं आ रहा है आपको, देख सकते हो। फिर अभी देखो, फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया इंडिया में, लेकिन अभी भी फाइनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब सबसे ऊपर जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट कौन सा है? तो प्रीवी काउंसिल। अभी भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन पावर किसके पास है? प्रीवी काउंसिल के पास है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, अभी तो मैंने बताया ना आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी केसेस होगा, वो सारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो जाएगा फेडरल कोर्ट का। आप उसको ध्यान रखिएगा। और अपील जो जाएगा, स्पेशल लीव पे जाएगा। आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ तक भी यदि आप बने हुए हो तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वही यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखो, आपने इंडिया के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, अब हम लोग प्रोविंस के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे बिहार प्रोविंस हो गया, बंगाल हो गया, है ना, बॉम्बे हो गया, ये सब प्रोविंस में जो गवर्नमेंट है ना, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये एक्ट आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ। गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? 3 ऑर्गन। तो हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे मान लो बंगाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका तीनों ऑर्गन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तीनों ऑर्गन देखेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी पढ़ेंगे। तो देखो, अब अभी के लिए, अब पहले ये देखो कि ब्रिटिश इंडिया में टोटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन कौन था। टोटल 11 गवर्नर प्रोविंसेस था, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, असम, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर और प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा एंड सिंध। उसके बाद कुछ छोटा छोटा था, मैंने आपको पहले बता दिया, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, अंडमान निकोबार जैसे प्रोविंसेस, जिसको हम लोग बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये आपको पता है। अब देखो सबसे मेन प्रोविजन क्या था इस एक्ट के आने के बाद, तो सबसे मेन प्रोविजन था भैया, यहां पे हम लोगों को देना है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है हम लोगों को देना है, प्रोविंस अब अपने से क्या कर सकता है भाई, कानून बना सकता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि अब ये लोग खुद से कानून बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा लिख दिया हूं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो लोग, अब देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो लोग इलेक्ट होके जाएंगे वो ही क्या करेंगे, सारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो भी है, मान लो एक राज्य का जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, वो सबको कौन देखेगा, जो लोग इलेक्ट होके गए हैं। तो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, जब देखो सिंपल समझो, इलेक्टेड मेंबर जब प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को चलाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मान लो कि हम लोग चुन करके गए प्रोविंशियल असेंबली में और हम लोग को कोई अधिकार ही नहीं है चलाने का, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को ऑटोनॉमी मिला है? नहीं, ऑटोनॉमी का मतलब ये होगा कि हम लोग इलेक्ट होकर गए और सारा डिपार्टमेंट हम ही लोग संभाल रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर जाके सारा डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इस एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा यहाँ के लोगों को दिया जाता है, सॉरी प्रोविंशियल को दिया जाता है, प्रोविंस को दिया जाता है। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एक्ट क्या स्टैब्लिश करता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे स्टैब्लिश हो गया, अब जितना सारा डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल कौन करेगा, इलेक्टेड मेंबर, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोगों के प्रति। इसीलिए बोला गया कि इस एक्ट के बाद, 1935 के बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया गया। और ये एक्ट ज़्यादातर ऑटोनॉमी किसको दिया, प्रोविंशियल लेवल को। और प्रोविंशियल लेवल पे जो पहले DRK था, जो आपने देखा था सब्जेक्ट बढ़ जाता था, है ना, वो खत्म कर दिया गया। और प्रोविंशियल लेवल पे इस एक्ट के आने से पहले क्या गवर्नमेंट का सीन था, ये आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आपने देखा था 1935 के एक्ट आने से पहले लेजिस्लेचर कैसा था भाई, यूनिकैमरल था। लेकिन अब जब देखोगे एक्ट आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के बाद कैसा बन जाता है लेजिस्लेचर, बाइकैमरल। मतलब अब यहाँ पे 2 हाउसेज होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, ये कुछ ही होगा 6 प्रोविंस में, 6 प्रोविंस में। रेस्ट में क्या होगा, सिर्फ यूनिकैमरल। रेस्ट में क्या होगा, सिर्फ एक हाउस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। चलो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में तीनों चलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन को पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेजिस्लेचर, फिर प्रोविंशियल जुडिशरी, फिर उसके बाद कुछ छोटा छोटा हम लोग पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा ये। देखो, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव मतलब सिंपल है, यहाँ का ये तो आपको पता ही है, आप ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। जो गवर्नर होंगे, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किधर गया भाई, यहाँ देखो, इस एक्ट के आने से पहले, 1935 से पहले जो गवर्नर होते थे ना, जो गवर्नर होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे, समझ रहे हो, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ये किसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन ये एक्ट आने के बाद अब ये सिर्फ किसके प्रति होंगे, क्राउन के प्रति। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव बन गए भाई, क्राउन का। तो गवर्नर जो है राज्य में, प्रोविंस में हेड कौन होता था, एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता था, और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, क्राउन का, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, गवर्नर का तो काउंसिल होता था, आपको पता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, ये मैं बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं, बक बक करता हुआ आ रहा हूं, आपको पता है। गवर्नर का भी 2 काउंसिल होते, सब पता है आपको। तो गवर्नर का जो काउंसिल होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते थे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये मान लो, ये जो काउंसिल का मीटिंग होगा, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा, उसको हेड कौन करेगा, प्रिसाइडिंग कौन करेगा, गवर्नर। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मिनिस्टर्स जो आप यहां पे देख रहे हो, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये कहां से आएंगे भैया, ये आएंगे जो लोग इस बार जीत के आए हैं इलेक्शन में, जो लोग जीत के जाएंगे। आपको पता है ना, 1935 के बाद 37 में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में जो लोग जीते होंगे वो लोग
बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो लोग जीते होंगे वो जा करके जो लेजिस्लेचर में जो पार्टी मेजोरिटी में होगा उस पार्टी से चूज करा जाएगा। ये जो मिनिस्टर्स देख रहे हो ये मेजोरिटी पार्टी से चूज करके आएंगे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो कि कोई यदि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मान लो कोई मेंबर नहीं है, लेकिन अब गवर्नर के पास पावर होता तो वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है ऐसे पर्सन को, लेकिन वो तभी हो सकता है जैसे अभी देखते हो ना, आप कोई भी बन सकता है, जैसे मान लो कोई मिनिस्टर बन सकता है लेकिन उसको दोनों हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। अब मान लो मेंबर आप नहीं हो तो भी बन सकते हो, लेकिन 6 मंथ के अंदर आपको हाउस का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो सेम चीज यहां भी था, 6 मंथ के अंदर आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। गवर्नर के पास ये डिस्क्रिप्शन होता तो वो चाहे तो किसी को निकाल सकता है, किसी को डिसमिस कर सकता है, किसी का सैलरी ऊपर नीचे भी कर सकता है। अब सबको ये डिपार्टमेंट बांटने का काम भी किसका था? गवर्नर का था। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर का आप देखते हो ना, उसी तरह से। चलो, ये एग्जीक्यूटिव वाला कहानी हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। हर एक प्रोविंस का अपना अपना लेजिस्लेचर था और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कुछ प्रोविंस में क्या था भाई? यूनिकैमरल, और कुछ प्रोविंसेस में क्या था भाई? बाइकैमरल। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पे देखो, दो मैंने अब माइंड मैप्स लगा दिया है आपके लिए। आप इसको जब देखोगे, जब पीडीएफ जाएगा आपको इजीली याद हो जाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बाइकैमरल कहां कहां पे था? तो ये देखो, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये 6 जगह पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कैसा था? बाइकैमरल। मतलब यहां पे 2 हाउसेस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली नाम से क्लियर है कैसा हाउस होगा? लोअर हाउस होगा। और लोअर हाउस में जो होते थे उसको हम लोग यहाँ पे तो स्पीकर, यहाँ भी स्पीकर बोला जाता था, और इसका टर्म कितने साल का होता था? 5 साल का। सेम इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद, यहाँ पे हो गया अपर हाउस, और इसके जो प्रिसाइडिंग होंगे वो कौन क्या बुलाएंगे? उनको प्रेसिडेंट। और 1/3 मेंबर जो होगा हर एक 3 साल पे रिटायर होगा। और ये कैसा बॉडी होता था? परमानेंट बॉडी होता था। अब यूनिकैमरल तो बहुत इजी है, ये पंजाब में था, छोटा छोटा प्रोविंस जो था, सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस, उड़ीसा और सिंध, यहाँ पे था यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और इसमें कितना असेंबली होगा? बस एक। अब देखो, आपको पता है ना, गवर्नर दोनों होंगे, ठीक है। देखो, लॉ बनाना है तो लोअर हाउस से अपर हाउस, फिर उसके बाद गवर्नर का साइन होगा तभी बनेगा, ये पता है ना आपको। चलो, देखो यहाँ पे एक मैंने डेटा लगा दिया है, आप चाहो तो जब पीडीएफ जाए तो आप देख लेना। सीट्स का एलोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद आप देखे थे कि 6 स्टेट में ही, 6 प्रोविंस में ही काउंसिल भी था। तो काउंसिल में सीट का एलोकेशन क्या था आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। आप इसको देख लेना घर पे मन हो तो। अब हम लोग देखेंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था परमानेंट बॉडी के, मैंने आपको बता रखा, 1/3 मेंबर रिटायर होते थे हर एक 3 साल पे, और इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते थे हम लोग, है ना। और एक साथ दोनों चैम्बर का, दोनों हाउस का कोई पर्सन मेंबर सेम टाइम पे नहीं हो सकता था। ये आपको थोड़ा सा, मैं हर एक बात में ये बोल देता हूँ, ध्यान रखना, है ना, मेरा आदत हो गया है। आप इतना सारा बात नहीं भी ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना है। जैसे ये नीचे मैंने डेटा दे दिया, उसको ध्यान नहीं रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको पढ़ना है, इंटरेस्टिंग आपको लगता है यदि तो आप पढ़ सकते हो। देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविंशियल जुडिशरी। हर एक प्रोविंस में क्या होता था भाई? जुडिशरी होता था, ठीक है। तो आपने पहले ही पढ़ रखा है ये हाई कोर्ट्स, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में हाई कोर्ट होता था कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद और लाहौर और पटना, ये तीनों चार्टर हाई कोर्ट थे। उसके बाद इलाहाबाद में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद 16 और 19 में पटना में हुआ था। ये आपको ध्यान में होगा, है ना। 1919 में, 1916 में। उसके बाद हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट ये वैरी करेगा कहाँ पे कितना पोजीशन जजेस होंगे, मतलब अदर जजेस कितना होंगे ये डिसाइड करेगा। और हर मजिस्ट्री को जो ठीक मतलब जो ठीक लगेगा, फिट लगेगा, उसको अपॉइंट कर सकते थे ये एज ए जजेस, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सारा सुपरविजन हाई कोर्ट के अंदर था। अभी भी 1900, अब मान लो कोई ये जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है, आप कभी पूछ सकते हो किसी से, भाई बताओ 1935 में क्या सीन था जुडिशरी का,
प्रोविंसेस में, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ये पढ़े रहोगे 1935 का एक्ट तो आप बता दोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 4 5 फोटोज़ लगा दिया है। मुझे फ़ोटोज़ लगाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है फ़ोटोज़ के साथ। सबसे पहला फ़ोटो देखो कलकत्ता का है, यहाँ पे देखो कलकत्ता का है, उसके बाद मद्रास का है, फिर बॉम्बे का है, इलाहाबाद का है, लाहौर है, फिर पटना है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारा। ये तो था ब्रिटिश आर्किटेक्चर अच्छा होता था। देखो कितने अच्छे ये लोग बनाए हैं कोट्स। खैर अब हम लोग देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज करा गया है ना। रीऑर्गेनाइज मतलब कि पहले प्रोविंसेस होगा उससे तोड़ दिया गया होगा, रीऑर्गेनाइज यही यही होता है ना। जैसे कि बॉम्बे से आप देखोगे सिंध बना दिया गया, रिस्ट्रक्चर करा गया है ना। पहले बॉम्बे के अंदर ही आता था सिंध, अब सिंध को अलग कर दिया गया। सेम उसी तरह से बिहार उड़ीसा पहले एक था, 1935 का एक्ट आने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा भाई, सेपरेट कर दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कॉम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। ये जैसे मैं देखोगे मुस्लिम्स को 1/3 सीट्स था फेडरल लेजिस्लेचर में। उसके बाद देखोगे लेकिन जो उसका जो टोटल पॉपुलेशन था मुस्लिम्स का वो कम था, लेकिन उसके कंपेयर में सीट्स बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद देखोगे वर्कर्स को, वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसके लिए वो लोग डिमांड भी नहीं किए थे, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन वर्कर को, वुमेन्स को, ये ऐसे लोगों को मिल गया था। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ बर्मा एंड एडन। तो ये एक्ट आने के बाद बर्मा और एडन का सेपरेशन होता है। अब देखो बर्मा तो आपको दिखता है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाने के बाद इंडिया से अलग कर दिया जाता है बर्मा को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये जो बर्मा है 1935 के बाद ये इंडिया के मैप के साथ इंक्लूडेड नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है ना, ये अब बर्मा अलग हो गया, ठीक है। बर्मा को अलग कर दिया जाता है। आई होप यहाँ तक कोई और 1935 में बर्मा एक्ट भी पास होता है, ठीक है। और 1937 में फाइनली ये इंडिया से अलग हो जाता है वहाँ भी। और ये अब जो बर्मा है ये सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। अब ये अलग से अब जैसे मान लो पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने ब्रिटिश कॉलोनी है, तो श्रीलंका 1 और ये 2 और इंडिया 3, तो अब ये सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनी हो गया। अब यहाँ पे देखो एक एडन था ब्रिटिश कॉलोनी, पहले ये इंडिया का पार्ट होता था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होता था। आपको एडन देखना है तो कहाँ देखना पड़ेगा, आप पहले इंडिया वर्ल्ड मैप देखो। वर्ल्ड मैप में यहाँ पे देखो इस गल्फ के पास यहाँ पे आपको मिलेगा एडन। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखो ये वाले रीजन में आपको मिलेगा एडन। और ये ब्रिटिश का कॉलोनी होता था, यहाँ पे ब्रिटिश का नेवल फोर्सेस होता था। आप कभी विकीपीडिया पे देखना, ये सारा पिक्चर्स मैंने विकीपीडिया से लिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे ब्रिटिश देखो ये मैप है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो एडन पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होता था और ये एक्ट आने के बाद इसको सेपरेट कर दिया जाता। अब ये ब्रिटिश कॉलोनी होगा, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी इसको बोला जाएगा, लेकिन ये पहले इंडिया का पार्ट कहलाता था। बस यही है और कुछ नहीं। अब देखो इसके बाद से इंडियन काउंसिल, इसका क्या मतलब है भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपने पहले पढ़ रखा है 1850। अच्छा ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट कब बना था, 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो ला करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ला करके काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनाया गया था और वाइसराय भी बनाया गया था, ठीक है। आपको ये ध्यान में होगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पहले इसमें 15 मेंबर होते थे, फिर उसको 12 मेंबर करा गया। अब क्या रहेगा, ये काउंसिल, इंडियन काउंसिल को एबॉलिश कर दिया जाएगा। अब ये सिर्फ क्या रहेगा, एडवाइजरी, ठीक है। एडवाइजर का अब ये काम करेगा। अब इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम 6 मेंबर और मिनिमम 3 मेंबर, ठीक है। और ये इंडिया से रिलेटेड मैटर में एडवाइस का काम करेगा। क्या करेगा, ये लोग एडवाइस देगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और इनका टेन्योर भी यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 ईयर्स। और एक बार यदि आप बन गए एडवाइजर तो फिर आप दोबारा रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते हो। और ये एक्ट आने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एस्टैब्लिशमेंट होता है। देखो आज जो आप देखते हो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पहले क्या हुआ करता था, पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग
किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल, जिसको आज पीसीएस बोलते हो ना आप, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये दोनों का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और 2 or more provinces could have one joint public service commission। इसके बाद आरबीआई का भी स्टैब्लिशमेंट होता है और फेडरल रेलवे अथॉरिटी का भी स्टैब्लिशमेंट होता है। फेडरल रेलवे अथॉरिटी, यहाँ देखो, फेडरल रेलवे अथॉरिटी का स्टैब्लिशमेंट होता है इस एक्ट के आने के बाद। मतलब एक नया बॉडी बनाया जाता है फेडरल रेलवे अथॉरिटी, जो कि रेलवे को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। देखो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला बिल्डिंग है, उसका फोटोज है, और अभी तो ये म्यूजियम बन चुका है। आप कभी कोलकाता जाओ तो इसको विजिट करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा आपको घूमने में। इसके बाद देखो ये जो हम लोग एक्ट पढ़ते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो, इसमें बहुत कुछ लिया गया है। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्या किया? ये मैंने पहले ही बात कर रखा है। देखो सिग्निफिकेंस में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या करता? देखो एक एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 में। ये एक्ट किसके तरफ? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ एक स्टेप ले जाता है इंडिया को। इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की तरफ ये ले जाता है। उसको और आगे कौन बढ़ाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है ये एक्ट का। और ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, ये क्या करता है? पहले जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर था, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइज करा जाता है। पहले जो पावर एक जगह केंद्र में था, अब उसको बहुत सारे जगह पे, देखो बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे ऐसे करके दे दिया जाता है। देखो पहले पावर एक जगह है, और ये एक्ट लाने के बाद देखिए बहुत सारा पावर को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो पावर को कैसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है ना। तो ये एक्ट आने के बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके डिसेंट्रलाइज कर देता है। और किधर गया भाई, और ये देखो ये एक्ट आने के बाद ना वुमेन्स के एडवांसमेंट के लिए 1935 का एक्ट वुमेन्स के एडवांसमेंट के लिए क्या करता है? वुमेन्स को स्पेशल इलेक्टोरेट देता है। और इसी तरह से आप देखोगे जो वर्कर क्लास थे उन्होंने और वुमेन्स दोनों ने कभी डिमांड नहीं किया कि भैया मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट दो, लेकिन उनके एडवांसमेंट के लिए उनको भी इलेक्टोरेट दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये एक्ट लाने के बाद जो प्रोविंस था उसको मतलब ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया। कैसे? कि भैया आप पे कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, आपको ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया ये एक्ट लाने के बाद। और देखो गवर्नर जनरल और गवर्नर, ऑब्वियसली इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड से करेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेचर की तरफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट और क्रिटिसिज्म, ये एक्ट का डिफेक्ट पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये एक्ट का डिफेक्ट किया था डिफेंस मैटर की तरफ कोई सॉल्यूशन नहीं था ये एक्ट आने के बाद। उसके बाद देखोगे इंडियंस जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे किस चीज के लिए, भैया इंडिपेंडेंस दो, मेरे को इंडिपेंडेंस दो, उससे रिलेटेड कोई क्लियर सॉल्यूशन ही नहीं था। उसके बाद जो इंडियंस पॉपुलेशन का जो फंडामेंटल राइट्स है इससे रिगार्डेड कुछ नहीं बोला गया इस एक्ट में। उसके बाद देखोगे ब्रिटिश जो एक्चुअली प्रॉमिस किए थे ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस का, उससे एक्चुअली ये क्या करते हैं, कोई पावर ही ग्रांट नहीं करते इंडियंस को, लेकिन ये तो प्रॉमिस किए थे भैया आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। उसके बाद फिर क्या देखे आप, नॉट ट्रांसफरिंग द पावर टू द इंडियंस लेड टू द डिनायल ऑफ एक्ट फ्रॉम द बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उसके बाद आप फिर क्या देखे कि हाँ यहां पे ये देखो ये अच्छा पॉइंट है। देखो ये एक्ट क्या प्रपोज करता है? फेडरेशन। ये एक्ट प्रपोज तो करता है फेडरेशन, लेकिन इसका फंडामेंटल में ही डिफेक्ट है। कैसे? जब आप बोल रहे हो फेडरेशन बनेगा और आप बोल रहे हो कि एक आपका जो ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंसेस है उसके लिए कंपलसरी है, और प्रिंसली स्टेट के लिए आप वॉलंटरी कर रहे हो, ये कहां से फंडामेंटल हुआ बताओ? तो फंडामेंटल में ही इसका प्रॉब्लम था। उसके बाद देखो, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूं ताकि अब जल्दी से जल्दी खत्म हो, बहुत लंबा चला गया है वीडियो। अब लास्ट थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कंक्लूजन क्या है। देखो इसका कुछ पॉजिटिव फीचर भी था, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव भी था, कुछ पॉजिटिव भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ये एक्ट ला करके क्या इंट्रोड्यूस करा जाता है? फेडरल सिस्टम
गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था और सेंटर में डायरकी, उसके बाद इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बढ़ाया जाता है और इसके बाद फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है। लेकिन अभी भी जो लोगों का सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड था ना, उसको अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कैसे, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो गवर्नर होते थे प्रोविंस में, गवर्नर और सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल, दोनों के पास बहुत पावर था। तो ये कैसा एक्ट करते थे? एज ए डिक्टेटर ये एक्ट करते थे। तो इसीलिए जो लोग, ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही थी, ये अच्छे से नहीं मिल पाया, है ना। और ये एक्ट ला करके बहुत सारा सेफ गार्ड देता था किसको? गवर्नर जनरल को, और उसको बहुत सारा पावर दे देता था। ये है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों में, अब देखोगे इंडियन से लीडर्स में फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ इस एक्ट के आने के बाद, 1935 के आने के बाद। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें और कुछ नहीं है। हम लोग बहुत लंबा हो गया वीडियोस को। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से जाके टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आपको वहाँ पे जाके सिंपल लॉयर प्रशांत लिखना है और आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, आप जिस तरह से कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो एनीवे यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, बस आपके प्यार से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप एक कमेंट कर दो तो मैं एक वीडियोस बना डालता हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के और भी वीडियोस को मैं लाते रहूँगा। बाय बाय, गुड नाइट।